हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ आप लोगों का कि आज मैं आप लोगों को पहले ये बताऊँगा। देखिए, पढ़ने के लिए तो 1 लाख किताबें हैं, सॉल्यूशन है, गेस्ट पेपर है, बहुत कुछ है और 1 लाख कोचिंग ट्यूशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया है। लेकिन सबसे पहले होते हैं कि कोई चीज़ को करने का तरीका चाहिए आपको, कि हम सिस्टम से तरीका से कुछ करेंगे तो हम अपने मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज थोड़ा मैं यही थेसिस दूंगा, कुछ बोलूँगा, समझाऊंगा। और जो भी दुनिया के किसी भी कंट्री, किसी भी देश के जो बच्चे होते वही बच्चे उस देश के भविष्य होते हैं। क्यों? कि वही बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई आर्मी बनते हैं, कोई फोर्स, एयरफोर्स, नेवी मैनेजर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ वही बच्चे बड़े होकर, सियाने होकर बनकर अपने देश की सेवा करते हैं और अपने देश के नागरिकों का कल्याण करते हैं, अपने घर, समाज, परिवार का देखभाल करते हैं। लेकिन सबको करने का एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब, आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन तैयारी करें, किसी भी तरह की कंपटीशन हो, बैंकिंग, एयरफोर्स, रेलवे, नेवी, IAS, IPS, UPSC, जो भी तैयारी आप करते हैं, सब में एक सिस्टम चाहिए। एक सिस्टम से आप अगर तैयारी करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, आपको एक जिस तरह से कि मैं कुछ बात कह रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं तो टीचर हूँ और खुद मेरा इंग्लिश पॉइंट कोचिंग सेंटर का कोचिंग चलता है साहेबगंज नीरपुर रोड में। इसके बावजूद मैं टीचर हूँ, इसके बावजूद भी मैं कविता, गीत, गज़ल भी लिखता आया हूँ, जिसका एक कविता मैं आप लोगों को आप ही के ऊपर लिखा हूँ। और आज नहीं लिखा, मैंने 1988 में लिखा था, इन 1988 में मैंने लिखा था। और एक नहीं, कितने लिखे हुए हैं जो मैं धीरे धीरे आप ही लोग के लिए और ऐसे ऐसी मैं सुनाता रहूँगा और आपको क्लास और आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ताकि आप अपने जीवन में अग्रसर कैसे आगे होइएगा और किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। कि किसी भी काम का एक सिस्टम, एक तरीका होता है। कहने का मतलब है कि हमको इस नदी के उस पार जाना है, इस नदी के उस पार जाना है। तो उस पर जाने के लिए जब हम नदी घाट पर जाते हैं तो देखते हैं कि 2, 3, 4 नाव लगी है। तो क्या जल्दी पहुंचने के लिए हम 2 नाव में सवार हो जाएंगे, या 4 नाव में सवार होंगे, या 1 नाव में सवार होंगे? बात ध्यान दीजिएगा कि उस नदी पार जाने के लिए हम 2 नाव में सवार होंगे, 4 नाव में सवार होंगे, या 1 नाव में? तो अगर 2 नाव में सवार होते हैं तो एक शरीर है, 2 नाव में सवार होंगे तो जाकर नदियों के बीच में डूब जाएंगे। 4 नाव में सवार तो हो सकते नहीं। तो किस में? हमको 1 नाव में ही सवार होकर उस पार जाना होगा, तो मैं इस पार से उस पार जाकर अपनी मंजिल प्राप्त कर सकूँगा। तो कहने का मतलब कि एक लक्ष्य लेकर आपको चलना है। किस तरह से? कि जिस तरह आपने कहानी सुने होंगे आप लोग कि महाभारत के टाइम में गुरु द्रोणाचार्य जब कौरव पांडव को शिक्षा दे रहे थे, हर तरह की शिक्षा दे रहे थे, तो सभी विद्यार्थी क्या जल रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ अर्जुन को ही इतना प्यारा क्यों मानते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहा कि चलो तुम सबकी परीक्षा ले लेते हैं। तो परीक्षा क्या लिए कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को बांध दिए और कहे सबको इस पर निशान लगाओ। सबको बारी बारी से बुलाते गए और सबको क्या कहते, साधो। अब साधु माने बाण पर तीर चढ़ाना है, उसको धनुष पर बाण चढ़ाओ। हाँ, क्या देख रहे हो तुम? तो गुरुदेव, मैं वृक्ष देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ। तो चलो हटो, साइड हो। फिर बोला है, क्या देख रहे हो? तो मैं डालियाँ देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ, चलो हटो। फिर बोला है, क्या देख रहे हो? चिड़िया देख रहा हूँ, चलो हटो। अंत में करते करते 101 तो कौरव थे और 5 पांडव, ये लोग जब चले गए 105, तो बारी किसकी आती है? अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन साधो। जब अर्जुन पोजीशन लेते हैं तब पूछते हैं गुरुदेव, अर्जुन क्या देख रहे हो तुम? गुरुदेव, मैं चिड़िया की आँख को देख रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ? चिड़िया की आँख को। यानी लक्ष्य क्या था? चिड़िया का आँख, उसके आँख में तीर मारना था। तब कहे कि देख लिए तुम लोगों ने, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे रहना है।
10 तरह की बात करेंगे। जिस तरह कि मैंने कहा कि 2 नाव में चढ़ के जाएंगे, 3 नाव में चढ़ के जाएंगे तो पार नहीं पाएंगे, नदी के बीच में ही डूबकर मर जाएंगे। मीन्स एक ही नाव पर हमको चलकर उस पार जाना होगा। उसी तरह से जिस तरह कि अर्जुन ने कह दिया कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि लक्ष्य क्या है कि चिड़िया की आंख में तीर मारना है। जिस तरह की द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख, जलती हुई चिड़िया तेल के में परछाई देख, तेल के परछाई में देख कर वो ना तो चिड़िया की आंख में मारना था, एक लक्ष्य था। आप एक लक्ष्य बनाकर चलिए, देखिए आप अपने मंजिल पर पहुँचते हैं कि नहीं। ये मैं कब से सोच रहा था कि ये सीख सबक मैं कुछ आप लोग को दूं। 10 जगह भटक से कुछ नहीं होता है, और आप ही जो है देश के भविष्य हैं। किसी भी आज भी कोई बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाया, वो भी तो कभी बच्चे थे। वो भी तो पढ़ लिख कर, किसी ने ऐसा गाइड किया, किसी ने ऐसा समझाया, उस पथ पर, उस मार्ग पर चले और आज मंजिल प्राप्त करके अपने को क्या सुख दे रहे हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने जिला, अपने राज्य और अपने देश, कौम, वतन तक को संभाल रहे हैं। ये चीज़ इसी वजह से आज मैंने इंटर का जो मैं लेसन ले रहा हूँ वो आज लिया नहीं, मैं कल लूँगा। और इसी वजह से आप लोग के लिए एक ही नहीं, मैं खुद आई एम ऑल्सो पोएट एंड ऑल्सो राइटर एंड ऑल्सो कंपोजर, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम ऑल्सो एक्टर। लेकिन इस वक्त आपके सामने टीचर के रूप में हूँ, तो मैं आप लोगों के ऊपर कविता, एक जो कई लिखे कविता जो है नन्हे बच्चे, जिसका शीर्षक मैं दिया हूँ नन्हे बच्चे, जिसको मैंने 1988 में कलकत्ता में लिखा था। और कलकत्ता में बहुत ही कविताएँ लिखा, गज़ल लिखा। तो नन्हे बच्चे, इन्हीं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे आज स्कूल में हैं ये भी बड़े होंगे। जब नील आर्मस्ट्रांग जब स्पेस से धरती पर आए थे, और जब रूस से जब वो इंडिया आए और इंडिया में मीटिंग बच्चों से मिले, दिल्ली में मिले, और उस जिस स्कूल में मिले, उस स्कूल में जब वो बच्चों के सामने रूबरू हो रहे थे, तो सामने स्कूल के सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग कहे थे कि एक दिन, एक वक्त आएगा कि इंडिया का भी बच्चा स्पेस, अंतरिक्ष में जाएगा। तो उस समय राकेश शर्मा 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे थे। उस समय तो बैठे थे और सुन रहे थे, और एक वक्त आया कि 1984 मार्च में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में अपने इंडिया की तरफ से रूस की मदद से गए थे, और 11 दिन अंतरिक्ष में रहकर वो धरती पर आए थे इन 1984। अरे चाहने पर क्या नहीं होता है, चाहने पर सब कुछ आसान है। जिस तरह के नेपोलियन बोनापार्ट के ने क्या कहते थे बार बार, नेपोलियन बोनापार्ट का, देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माई डिक्शनरी, मेरे डिक्शनरी में कोई भी असंभव शब्द नहीं है। कौन ऐसा कार्य है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। बिछेंद्री पाल जो औरत होकर हिमालय की चोटी एवरेस्ट पर चढ़ी, संतोष यादव 2 बार चढ़ी हिमालय की चोटी पर औरत, लड़की होकर। भाई कौन ऐसा काम है जो मुश्किल है? कोई काम मुश्किल नहीं है, अगर आप चाह ले तो। और एक नसीहत देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास 4 काम आ जाए, 5 काम आ जाए, अकॉर्डिंग टू आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, उनकी आत्मकथा में आप पढ़िएगा कि वो जब क्या कहे हैं वो, कि जब आपके पास 3, 4, 5 काम आ जाए तो ये आप मत घबराइए कि मेरे पास इतने काम है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, कैसे हल करूँगा, कैसे पूरा करूँगा। आप इत्मीनान से माइंड मेकअप करके शांति बनाए रखिए, और उस 4-5 काम में से देखिए कौन ऐसा काम है जो आसान और जल्दी हो जाएगा। तो जो आसान काम हो, जल्दी हो जाने वाला, उसको पहले आप कर लीजिए। तो 4 काम, ये काम आप कर लिए, बचा 3 काम। फिर देखिए, तो जब ये काम आपको सफल हो जाएगा तो आपका दिल थोड़ा हल्का होगा, माइंड भी हल्का होगा, और क्या करेंगे आप, चलो दूसरा काम कर, तो उससे आप इनकरेज होंगे, आपका उत्साह बढ़ेगा। जो उत्साह बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, अभी करते हैं, वो भी सफल हो गया, तब तो आपका इतना उत्साह बढ़ेगा, ये दोनों काम कर लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका 4 काम पूरा हो गया, सफल हो गया आप दिल से। लेकिन पहले ही अगर देख घबरा जाएगा, बाप इतना काम है, कैसे होगा, नहीं करेंगे आज, तब तो हो गया। तो इस बात को कि कोई काम असंभव नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन बोनापार्ट, अकॉर्डिंग टू आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी आत्मकथा में मैंने पढ़ा है कि खुद कहते थे कि नहीं, आपको काम से घबराना नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं क्या। खुद बिहार कटिहार जिले का ही नौजवान जो यूपीएससी में
टॉपर किए हैं इस बैच में। क्यों भाई? जो मेहनत किया तब ना। आप चाह लीजिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, और उसमें लक्ष्य के साथ साथ लगन और मेहनत विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। देखिए कौन ऐसा काम है जिस पे आप पूरा नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट। हर चीज़ संभव है। और मैं बार बार कहता हूँ, खुद मैं अपने कोचिंग पर लिखवाया हूँ, नील्स पॉइंट कोचिंग सेंटर मेरा है, उस पर कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। दिस इज माई थेसिस। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही सब कुछ। लाइट नहीं जलाएंगे तो रोशनी आएगी? आप ही लोग बताइए। लाइट नहीं जलेगी, दिया नहीं जलेगा तो रोशनी आएगी, सूरज नहीं निकलेगा तो रोशनी आएगी। तो रोशनी के लिए क्या चाहिए? वो रोशनी प्रकृति का है, ये भी रोशनी प्रकृति का है। लेकिन ये ऐसा ज्ञान, ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लक्ष्मी रूपी धन को अभी भी कोई आके चुरा लेगा, डकैती कर लेगा, मर्डर कर देगा, लेकिन ज्ञान रूपी धन को चुरा नहीं सकता। लक्ष्मी रूपी धन में क्या है कि लक्ष्मी रूपी धन जितना खर्च कीजिएगा उतना खर्च होगा, लेकिन ज्ञान रूपी धन जितना खर्च कीजिएगा उतना वो धन बढ़ेगा आपका। तो कौन सा धन आपको चाहिए? ज्ञान रूपी धन चाहिए या लक्ष्मी रूपी धन चाहिए? ज्ञान रूपी धन जितना आप खर्च कीजिएगा, जितना लुटाइएगा, उतना आपका दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा, और आपका दुनिया में शोहरत भी मिलेगी। तो इसके लिए एक लक्ष्य और दिल में अटल विश्वास होना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए मैंने आज नहीं, 1988 जुलाई में मैंने कविता लिखी कलकत्ता में, जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है नन्हे बच्चे। तो यही नन्हे बच्चे जब बड़े सियाने होकर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और देश के नायक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर और सेवा करते हैं हमारी, आपकी और पूरे जनता की। वो कविता क्या है, गौर फरमाइएगा। नन्हे नन्हे कलियों जैसे कोमल कोमल बच्चे तुम, आँखों के तारे राज दुलारे, कोमल कोमल बच्चे तुम। नन्हे नन्हे कलियों जैसे कोमल कोमल बच्चे तुम, आँखों के तारे राज दुलारे, कोमल कोमल बच्चे तुम। सभी बच्चे कोमल हैं, माता पिता के आँखों के तारे राज दुलारे हैं। अगली कड़ी में मैंने क्या लिखा है, तुम्ही गांधी और बुद्ध ईसा हो, तुम्ही गांधी और बुद्ध ईसा हो, तुम्ही गांधी और बुद्ध ईसा हो, तुम्ही देश के चारों दिशा हो, तुम्ही गांधी और बुद्ध ईसा हो, तुम्ही देश के चारों दिशा हो, नजर पड़े न कभी दुश्मन की, जिस पर तेरी छत्र छाया हो। क्योंकि वो सेना बनकर, नेता बनकर, डॉक्टर उभरेंगे। तुम्ही गांधी और बुद्ध ईसा हो, तुम्ही देश के चारों दिशा हो, नजर पड़े न कभी दुश्मन की, जिस पर तेरी छत्र छाया हो। लेकिन ये नन्हे बच्चे और क्या हैं? यही नन्हे बच्चे जो आप बन के अभी IABA कर रहे हैं। मस्तक तेरा मस्त हिमालय, मस्तक तेरा मस्त हिमालय, पाँव तेरी सागर है। मस्तक तेरा मस्त हिमालय, पाँव तेरी सागर है, और मध्य वतन है सीना तेरी, मध्य वतन है सीना तेरी, भुजाएं तेरी कांवर है। ये कांवर जो देश को कंधे पर लेकर, क्योंकि देश के भविष्य आप ही हैं। मस्तक तेरा मस्त हिमालय, पाँव तेरा सागर है, मध्य वतन है सीना तेरी, भुजाएं तेरी कांवर है। यही आप हैं। आप अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ, और वतन, देश, कौम, अपने समाज, अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन अंत में देखिए कि आप क्या हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अंत में क्या है, नस नस तेरे फड़ के वैसे, नस नस तेरे फड़ के वैसे, नागन की फनकार हो जैसे, नस नस तेरे फड़ के वैसे, नागन की फनकार हो जैसे, चाँप चढ़ा दुश्मन के वैसे, वीर कर्ण अर्जुन के जैसे। नस नस तेरे फड़ के वैसे, नागन की फनकार हो जैसे, चाँप चढ़ा दुश्मन के वैसे, वीर कर्ण अर्जुन के जैसे। नन्हे नन्हे कलियों जैसे कोमल कोमल बच्चे तुम, आँखों के तारे राज दुलारे, कोमल कोमल
बच्चे तुम, यही बच्चे बड़े होकर क्या से क्या बनकर देश और दुनिया को चला रहे हैं, जिस पर मैंने कविता 1988 जुलाई में कोलकाता में लिखा था, आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आई एम ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसलिए मैंने थोड़ी सी नसीहत आप लोग को दी है, और मैं बहुत कुछ आप लोग को दूंगा, बशर्ते आप यूट्यूब चैनल English.01 से जुड़े रहिए, और कमेंट करके जो भी हो आप डिमांड करते रहिए, मैं आपको वैसा टीच करता पढ़ाता रहूँगा। और जो भी मैंने अभी आपको नसीहत दी है उस पर अमल कीजिए, उस अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, देखिए एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। विश यू गुड लक, गुड नाइट।